हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी। आप सभी का स्वागत है पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों से मार्गदर्शन कर रहा हूं आपका। 3 यूनिट लगभग पढ़ रहे हैं हम। 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरी हमारी चल रही है। लेकिन आज एक नया नोटिफिकेशन आया आयोग की तरफ से, और उस आयोग में एग्जाम डेट को बदल दिया गया। 28 अप्रैल के स्थान पर अब 23 जून हमारी एग्जाम डेट है। बीच में लगभग लगभग 2 महीने का डिफरेंस क्रिएट हो गया है। हर एक स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर अब क्या करें। 50 मैसेज मुझे आ चुके हैं बच्चों के कि सर आप मार्गदर्शन करें, क्या करें क्या करें क्या ना करें। देखिए, पहली बात तो जो सबसे बड़ा काम आपको करना है वो घबराना नहीं है। घबराने से हमारी चीजें, हमारी मेहनत खराब हो जाएगी। घबराना बिल्कुल नहीं है। क्या करना है, चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम बात करते हैं। आज आयोग का नोटिफिकेशन आया और इसने कहा कि भाई जो आपकी डेट एग्जाम की अभी 28 अप्रैल थी, वो 28 अप्रैल से 23 जून की जाती है। लगभग 2 माह का समय बढ़ा दिया गया, या एग्जाम के लिए हमें अब 2 माह का समय मिल गया। कुछ बच्चे निश्चिंत रूप से घबरा रहे होंगे। कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर क्या हमें मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। चलिए इस पर भी बात करते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात मुझे आप लोगों को मैसेज के रूप में कन्वे करनी थी, मैं ये वीडियो बनाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि पचासों लोग ऐसे वीडियो बना बना कर आपको बताएंगे कि डेट चेंज हो गई, डेट चेंज हो गई। वो तो भाई आपने अपने सोशल मीडिया पर पढ़ ही लिया होगा। मूल बात है कि अब करना क्या है। देखो, सबसे पहला काम कि आप एग्जाम का जब 1 डेढ़ महीना 2 महीना बचता है ना, उस टाइम पे आपकी जो रिदम होती है पढ़ाई करने की, वो बहुत बेस्ट हो जाती है। जब एग्जाम के 6 माह होते हैं तो हमारी दिन में पढ़ाई होती है, दिन में 12-24 घंटे में से 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है, हमारा जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन पढ़ाई करने का है, जो सिंसियरिटी है, हमारा जो स्टेमिना है, ये सब अपने आप बढ़ते जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग अब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सोचना शुरू करता है। अभी तक आपके दिमाग में 28 अप्रैल की डेट चल रही थी और इसी को फोकस करके हर एक स्टूडेंट पढ़ रहा था। 4-5 दिन पहले ही जैसे इलेक्शन की घोषणा हुई थी, मैंने आपको कन्वे कर दिया था मैसेज की एग्जाम का डेट बढ़ेगा। लेकिन अभी यहाँ जो सबसे कॉमन, सबसे अच्छी बात है वो हमें ध्यान में रखनी है कि भाई हमारी जो पिछले 2-4 महीने की मेहनत है, उसके बाद आज हम इस स्तर पे पहुंचे हैं कि हमारी दिन में 24 घंटे में से लगभग 7-8 घंटे, 10 घंटे पढ़ाई हो जाती है, या 6 घंटे 5 घंटे भी पढ़ाई होती है। तो कम से कम हम अब कंटिन्यूटी में आ गए हैं। ये बहुत बड़ा काम आप लोगों ने इतने दिन में किया है। देखिए, पढ़ाई कितनी हुई है, कितनी बची है, ये सब अलग बात है, लेकिन इतनी इतनी शिद्दत के साथ आप इस परीक्षा में घुस गए हैं कि अब आपका जो मतलब पढ़ाई करने का रिदम है वो बहुत अच्छा बन गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे आपको शेयर करनी थी वही थी कि इस रिदम को मत तोड़ लेना भाई। बहुत मुश्किल से रिदम बना है। एक दिन में 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे पढ़ाई करने की ये जो आप में कैपेसिटी आ गई है, आपका सिस्टम तैयार हो गया पढ़ाई का। अगर इसको आप 2 महीने कंटिन्यू रख लिया आपने, तो गारंटी है, मैं लिख करके स्टाम्प पेपर पे लिख करके देने को तैयार हूं कि आपके सिलेक्शन को इस दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर आप दुनिया भर के आज वीडियो देखने में लग गए, आप मेरे जैसे 50 लोग और वीडियो बना रहे होंगे कि तारीख चेंज हो गई, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, और हम कॉन्फिडेंस लूज होकर जो बच्चे होली की छुट्टी घर मनाने नहीं जा रहे थे, वो भी अब होली की मनाने जाएंगे, वो भी होली के लिए छुट्टी मनाने जाएंगे। और इस चक्कर में ये जो 3 महीने की सतत मेहनत के, 4 महीने की सतत मेहनत के बाद अपने अपना रिदम बनाया था, अपनी कंटिन्यूटी बनाई थी, इसको खत्म कर डालेंगे। भाई कुछ भी हो जाए, आप अपने इस रिदम को मत टूटने देना, क्योंकि फिर से इस रिदम को बनाने में आपको वैसा फील होगा जैसे एक रेस हो रही थी, हम आधी डिस्टेंस तक दौड़ लिए थे और अब फिर से स्टार्ट पॉइंट पर आपको उठाकर रख दिया हो। और वो बहुत बुरी बात होगी हर उस स्टूडेंट के लिए, और ये सीधा आपके सिलेक्शन को प्रभावित करेगा। आज की तारीख में जिस बच्चे ने धैर्य रखा है, उस बच्चे का सिलेक्शन होगा। मैं आपके साथ हूं। मैंने आपको पहले दिन से कहा था कि निशुल्क तैयारी मैं करवाऊंगा आपकी। अगर आज स्ट्रेटेजी बदलनी है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं भी स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा परिवर्तन करके रोज एक प्री का लेक्चर, और कोशिश करूंगा कि मेंस के किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को हम इस ड्यूरेशन में खत्म कर लें।
तो उस पर बात कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट क्लियर कर लें कि ये जो चेंज हुआ है, ये जो सिलेबस में चेंज आया है, ये हमारे लिए पॉजिटिव है या हमारे लिए नेगेटिव है। देखो, ये हर बच्चे के लिए पॉजिटिव और हर बच्चे के लिए नेगेटिव है। यही तो वो समय होता है जो सिलेक्शन के लिए फिल्टर लगाने का काम करता है। जो बच्चा इस समय कंटिन्यूटी को बढ़ाए रखेगा और अगले 2 महीने सतत मेहनत करेगा, तपस्या करेगा, उसका सिलेक्शन 100% होगा और उसके लिए ये पॉजिटिव सिद्ध होगा। लेकिन जो मुरझा करके, बहुत सारे काम होंगे आपको, अभी भी थे, ये एग्जाम का आज नोटिफिकेशन आने के 3 दिन पहले तक भी आपके दोस्तों की शादियां थी, आपके रिश्तेदारों में फलाने ढिमके काम थे, कोई मर गया था, किसी का कुछ हुआ था, किसी को पैसे की समस्या थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी आप सब कुछ छोड़कर आप केवल और केवल पीएससी में लगे हुए थे। आपने सब चीजों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। आज से तो सबसे बड़ी खराब बात होने वाली है, ज्यादातर बच्चे अब इन सब चीजों पे, पैसे की समस्या, फलानी समस्या, शादी हो गई, लड़की वाले देखने आ रहे हैं, लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इन सब चीजों में लग जाएंगे और यही आपके रिदम को खत्म करेगा। आपका सिलेक्शन होने के चांस अपने आप कम हो जाएंगे, परसेंटेज माइनस में चलने लगेंगे और फिर ये आपके लिए नेगेटिव सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे स्पेशल बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था वो यही थी कि इस रिदम को मत तोड़ना। पढ़ना क्या है उस पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये समझें कि हमें प्री पढ़ना है कि मेंस पढ़ना है। अब 80% बच्चों का ये विचार है कि सर हम अब प्री की तैयारी बंद कर दें और अब हम मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें। और अब मेरा क्या विचार है उस पर बात कर लेते हैं। प्रश्न ये है कि प्री पढ़े या मेंस पढ़े। देखो भाई, 110 पोस्ट है, अभी कितनी पोस्ट है? 110 पोस्ट, और 110 पोस्ट में अगर 20 का गुणा होगा तो ये केवल 2200 लोगों को पास करेगा प्री में। आज तक जो प्री एग्जाम हुआ करते थे उनमें लगभग 10,000 लोग पास होते थे पोस्ट के हिसाब से, लेकिन ये जो एग्जाम होगा उसमें 2, 2.5, 3,000 लोग पास होंगे। एक नंबर पे आने वाले भी पास हो जाते हैं, तो 2,500 राउंड फिगर में हम मान लेते हैं कि इस परीक्षा में अब 2,500 लोग, 3,000 मान लो, चलो मोटा मोटा 3,000 लोग पास होंगे। इन 3,000 में अगर आपको अपना नाम दर्ज कराना है तो अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, प्री पढ़े या मेंस पढ़े। हाँ, मुझे पता है कि हर स्टूडेंट का सपना डिप्टी कलेक्टर बनना है, वो बहुत ज्ञानी और उसे पता भी है कि मेंस के बिना कुछ नहीं होगा, मेंस की तो तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन आप पिछले 2-3 प्री का आप एग्जाम्पल देखिए, ऐसे ऐसे धुरंधर बच्चों का प्री रुका है जो मेंस में बस उसे तारीख चाहिए थी कि मेंस की तारीख मिल जाए, मैं उसे ऐसा लिख कर आऊंगा कि मैं डीसी बन जाऊं, लेकिन उनका प्री ही नहीं निकला। मैंने ऐसे ऐसे, मेरे खुद के पढ़ाए ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको मेंस की खूब फुल प्रूफ प्लानिंग है, उनको सब आता है, लेकिन उनका प्री सिलेक्शन नहीं हो रहा है पिछले 3 सालों से, और धीरे धीरे उनकी कैपेसिटी डाउन हो गई, शून्य हो गई। तो प्री में सबसे पहला सिलेक्शन लेना जरूरी होता है। अगर प्री में सिलेक्शन लेना है तो अब ये जो गति जिससे आप पढ़ रहे हो, जिस टाइप की गति से, जिस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो, उसको कंटिन्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। केवल और केवल एक कोई सा भी सब्जेक्ट, एक कोई सा भी पार्ट, एक कोई सा भी हिस्सा मेंस का सिलेक्शन करना है। अब हमें पढ़ना क्या है वो सीधे सीधे मैं बता दूं। देखो भाई, जो पढ़ रहे हो उसको वैसा का वैसा पढ़ते रहो, जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो, जो चीजें जैसी कर रहे हो उसको बदलो मत। उसके टाइम में केवल, अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे थे तो अब 6 घंटे प्री कर दो और केवल 2 घंटे मेंस कर दो। इतना सा परिवर्तन करना है, केवल 20% परिवर्तन किया जाए। 20 से जिसने भी 30%, 40% परिवर्तन किया, जिसने ज्यादा समझदारी दिखा करके सोशियोलॉजी, पब्लिकेट, फलाना ढिमाका जैसे सब्जेक्ट उठा लिए, प्री में बिल्कुल काम में नहीं आने वाले। देखो, मैं तो प्री का टीचर हूं, मैं तो प्री के साथ मेंस पढ़ाने वाला टीचर हूं। मैं प्री भी पढ़ाता हूं, मेंस भी पढ़ाता हूं। मेरा बेसिक सब्जेक्ट ही सोशियोलॉजी और पब्लिकेट है। ये पब्लिकेट और सोशियोलॉजी मुझ में इतना ज्यादा डीएनए में घुसा हुआ है कि मैंने 2013 की पीएससी जिससे मैं सिलेक्ट हुआ हूं, जिससे मैं इस पद पर हूं, वहां पब्लिकेट और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से चूज किए थे। सोचो कि मुझे कितना अच्छा लगेगा पब्लिकेट और सोशियोलॉजी पढ़ाना, लेकिन मैं फिर भी ये गलती, मेरे स्टूडेंट को मैं गलत दिशा में नहीं ले जा सकता। मुझे अपने स्टूडेंट को पास कराना है, मुझे रिजल्ट से मतलब है। देखिए, मैं जो ये मेहनत कर रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क पढ़ाने की, मैं ये मानता हूं शून्य है जब तक मैं किसी एक ऐसे बच्चे को ना देख लूं जो कहे कि सर केवल आप और आप ही की वजह से मैं डीसी बनाऊं, मुझे बस उस सिलेक्शन से मतलब है।
और अगर सिलेक्शन से मतलब है तो मुझे अपना स्वार्थ इसमें जीरो करना पड़ेगा। और अगर मैं अपना स्वार्थ जीरो करने की बात करूं तो अभी बिल्कुल ऐसे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है मेंस के जिसका प्री में कोई हिस्सेदारी नहीं है। मैं एक बार सिलेबस दिखा दूं आप लोगों को। देखिए, राज्य सेवा ने 2024 के लिए जो सिलेबस लिया उसमें इतिहास की पहली यूनिट में क्या दिया हुआ है, भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक की तीनों स्थितियां, ये कभी प्री में काम में नहीं आती हैं। यहाँ 11वीं से 18वीं शताब्दी और यहाँ दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, ये प्री में बिल्कुल काम में नहीं आने वाला, क्योंकि प्री का सिलेबस आप लोगों ने देखा, हम पढ़ ही रहे हैं, उपनिषद है, अरण्यक है, ब्राह्मण है, वेद ग्रंथ है, ये सब चीजें कहाँ है मेंस में। तो क्या किसी स्टूडेंट को हिस्ट्री की पहली यूनिट अब मेंस के लिए तैयार करनी चाहिए, प्री को छोड़ करके मेंस पे आना चाहिए? नहीं भाई, ये यूनिट तो बिल्कुल मेंस के हिसाब से नहीं पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरी यूनिट में उसे दिया प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, मध्य प्रदेश। इसका फिर भी 50% हिस्सा ऐसा है जो प्री और मेंस में कॉमन है, जो कॉपी होता है। तो यहां आप फिर भी अपना इनिशिएटिव ले सकते हो, मेंस की इस यूनिट को आप तैयार करके रख लो विथ क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। उस तरीके से इसको तैयार कर लो जिस तरीके से एग्जाम में हमें क्वेश्चंस लिखने होते हैं, उस शब्द सीमा को तैयार करके रख लो, नोट्स अच्छे से बना करके रख लो, ये आपको प्रॉफिटेबल करा सकती है। तो दूसरी यूनिट को अभी हम ओके करते हैं। नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर प्रभाव, कृषक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन। बहुत बेहतरीन यूनिट है ये, पूरी की पूरी यूनिट प्री में काम में आने वाली है। इसमें जो जो दिया हुआ है वो सब प्री में कॉपी होता है, तो यहां भी प्लस है। दूसरी और तीसरी, दूसरी कम है लेकिन तीसरी तो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ प्लस पॉइंट इसलिए लगा रहा हूं कि ये यूनिट पढ़ी जा सकती है मेंस के एग्जाम के लिए। तो जो बच्चे अभी पूरी तरह से तैयार हैं प्री के लिए, अगर मैं उसे कहूं कि चलो कल प्री दे दोगे, तो वो अगर कहे कि हाँ मैं कल प्री देने के लिए तैयार हूं, उस बच्चे को मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और केवल छोटी छोटी कुछ यूनिट जिसे मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, केवल उन पर फोकस करना चाहिए। और तीसरी एक ऐसी ही यूनिट है, लेकिन जो बच्चा आज तैयार नहीं है उससे मैं पूछूं कि क्या कल प्री दे दोगे और वो तैयार नहीं है, उसे अभी मेंस की तैयारी नहीं करनी। देखो, मुझे पता है कि सब लोगों की इच्छा यही होगी कि मैं बोल दूं कि मेंस की तैयारी करो, लेकिन बेटा फेल हो जाओगे, और अगर एक बार फेल हुए तो पूरा एक साल जीरो हो जाएगा, आपकी मेंस की तैयारी का कोई महत्व नहीं है। अगर प्री नहीं निकला है तो मेंस देने ही नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही चौथी यूनिट पे फोकस करते हैं। चौथी यूनिट में दिया हुआ गणतंत्र का उदय, पुनर्गठन और ये सब फलाना, मतलब भारत की और मध्य प्रदेश की कला प्रारूप की बात की जाए, ये भी हमारी प्री और मेंस में कॉमन होती है, कॉपी होती है। तो ऐसी यूनिट को भी तैयार किया जा सकता है। तो तीसरी और चौथी यूनिट दोनों ही आप मेंस के लिए तैयार कर सकते हो। अगली यूनिट पे आते हैं, इसमें कुछ रियासतें दी हैं जो प्री में भी कॉपी होती हैं और मेंस में भी कॉपी होती है, और नीचे कुछ व्यक्तित्व दिया है। तो अगर कोई बच्चा तीसरी, चौथी और पांचवी यूनिट तैयार करेगा तो उसका प्री तैयार करने के साथ अगर मेंस भी किया तो प्री में कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर पहली और दूसरी यूनिट तैयार करेगा तो उसका प्री में नुकसान हो जाएगा, वो प्री में बाकी लोगों से पीछे रह जाएगा। देखो, ये एक रेस है और इस रेस में आपके साथ हजारों लोग दौड़ रहे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने 8 घंटे तैयारी की या 20 घंटे तैयारी की, आपने बाकी लोगों की तुलना में तैयारी कम की या ज्यादा की, इससे फर्क पड़ता है और यही महत्वपूर्ण है। आगे ऐसे ही हम भूगोल की बात करते हैं, और भूगोल में देखें तो पहली यूनिट में जो भारत की भौगोलिक स्वरूप, भौगोलिक आकृति और ये सब कुछ दिया हुआ है, ये भी प्री और मेंस में कॉपी होता है। तो जब ये प्री और मेंस में कॉपी होता है तो ऐसी यूनिट की तैयारी आप कर सकते हैं मेंस के लिए, जिसकी भी मैं सलाह दूंगा कि आपको ये तैयार कर लेनी चाहिए। जो दूसरी यूनिट है उसमें कुछ विशेष बातें कही गई हैं, जैसे कृषि और जल संसाधन। अब ये मेंस में तो काम में आएगी लेकिन प्री में बिल्कुल काम में नहीं आएगी, किसी भी स्टूडेंट को प्री में इसका कोई उपयोग नहीं होगा। ये फालतू की जो चीजें हैं ये मेंस में थ्योरेटिकल फॉर्मेट में पढ़नी है, जो प्री में फैक्चुअल फॉर्मेट पे नहीं आती है, नहीं पूछी जाती है। इसलिए इस यूनिट को किसी को अभी मेंस के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। जो इस यूनिट को उठाएगा उसका प्री में नुकसान है। अगला, प्राकृतिक संसाधन और उद्योग, क्योंकि ये यूनिट पूरी की पूरी प्री और मेंस में कॉपी होती है, इसलिए इस यूनिट को भी पॉजिटिवली आपको पढ़ लेना चाहिए। ऐसे ही अगली यूनिट पे आते हैं, ये आपदा और तकनीक वाली यूनिट बिल्कुल काम की नहीं है, मेंस और प्री में कॉपी नहीं होती है, ये केवल मेंस का विषय है। यहाँ जो थ्योरेटिकल बातें पढ़ते हैं वो केवल मेंस से काम में आती है। हाँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर वहां पे भी पर्यावरण प्रदूषण सब्जेक्ट है, भाई यहाँ जो पर्यावरण प्रदूषण पढ़ना है उसमें पूछा जाएगा कारण
पूछा जाएगा कि चलो वायु प्रदूषण के कारण क्या है, आपको रट्टा मारना है कि पहला उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं। इस बात का कहां उपयोग है किसी भी प्री एग्जाम में? नहीं है, इसलिए इस यूनिट को नहीं पढ़ना है। देखो सिलेबस फोरे तौर पर देखोगे तो आपको कॉमन दिखेगा, लेकिन ये कॉमन है नहीं। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही 5वीं यूनिट पे आते हैं। अब ये यूनिट पूरी की पूरी कॉपी हो जाती है प्री और मेंस में, इसलिए इस यूनिट को आपको मेंस के लिए तैयार कर लेना चाहिए। तो पहले पेपर में कौन कौन सी यूनिट मेंस के लिए तैयार की जा सकती है और प्री में भी फायदा दिलाएगी, वो मैंने आपको बताई। अब हम दूसरे पेपर पे आते हैं। देखो दूसरे पेपर में जो व्यवस्था है, जो सेटअप दिया हुआ है, जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, वो इस तरीके के होंगे कि वो प्री में बिल्कुल काम में नहीं आएंगे। प्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वन लाइनर या फैक्चुअल होते हैं, जबकि मेंस में यहाँ जो प्रश्न पूछे जाएंगे दूसरे पेपर के पहले पार्ट में, वो बिल्कुल काम में नहीं आएंगे। और ऐसे ही दूसरे पेपर के दूसरे पार्ट में समाजशास्त्र दिया है, जो शून्य योगदान देता है आपके प्री में। तो मेरी सलाह है कि दूसरा पेपर तो सिरे से खारिज किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ा जाना चाहिए। फिर तीसरे पेपर पे चलते हैं। अब तीसरे पेपर का जो पहला पार्ट है अर्थशास्त्र, इसमें आपको दूर से देखने पर कुछ टॉपिक कॉमन लगेंगे, कि लगेगा कि हाँ मजे आ गए यार, ये तो कॉपी प्री और मेंस में होता है। बिल्कुल नहीं भाई, मैंने आपको पूरी 6ठी यूनिट पढ़ाई प्री की, मेंस की इस यूनिट से बिल्कुल वो कॉपी नहीं होती। तो जो बच्चा इस यूनिट को उठाएगा या इस टॉपिक को उठा लेगा, उसका नुकसान हो जाएगा प्री में, क्योंकि यहाँ थ्योरेटिकल बातें पढ़नी है। देखो ना कैसी बातें पढ़नी है, मौद्रिक नीति क्या है, भारत में वित्तीय समावेशन, या परिभाषाएं याद करनी पड़ेगी। 3-3 नंबर की, 5-5 नंबर की छोटी छोटी परिभाषाएं, टॉपिक्स, पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, जो प्री में बिल्कुल काम में नहीं आएंगे। अब ऐसी स्थिति में किसी स्टूडेंट को इसे बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए। तीसरे पेपर पे आते हैं, तो सेम पैटर्न आपको तीसरे पेपर में भी देखने को मिलेगा, कि तीसरे पेपर में, और सेम पैटर्न चौथे और 5वें पेपर में मिलेगा। तो मेरी आप सब लोगों से एक विशेष सलाह है, केवल पहला पेपर ऐसा पेपर है जिसकी कुछ यूनिट, जो कि अभी मैंने वीडियो में डिस्कस कर ली आपके साथ, वो प्री और मेंस में कॉमन होती है, कॉपी होती है, उन सबको हर एक स्टूडेंट को पढ़ लेना चाहिए। और वो केवल ऐसे स्टूडेंट के लिए सलाह है जो आज खड़े होकर ये स्वीकार करें कि अगर प्री कल मेरा ले लिया जाए तो मैं उसमें पास हो जाऊंगा। मेरी ये नैतिक और अंतर से मेरे मन में से ये आवाज आ रही है, मेरी तैयारी पूरी है। केवल उस बच्चे को मेंस की तैयारी करनी चाहिए, ऐसे बच्चे जिनका आधा सिलेबस ही अभी खत्म नहीं हुआ है, उन्होंने 4-5 यूनिट को अभी हाथ तक नहीं लगाया है, उनके पास ना नोट्स अवेलेबल है, ना उनको उनकी जानकारी है, ना उनको कभी उन्होंने कहीं से पढ़ा है, ऐसे बच्चों को अभी मेंस को हाथ नहीं लगाना है भाई। मैं क्या करने वाला हूं, अब आगे इस विषय पर बात कर लेते हैं। देखो अभी हम जिस तरीके से प्री को पढ़ रहे हैं, हमने 10वीं यूनिट को पूरी तरह कवर किया, एमसीक्यू हम सैटरडे संडे लगाते हैं। जिस तरीके से हमने 6ठी यूनिट को पढ़ा, उसके एमसीक्यू हम सैटरडे संडे लगाते हैं। पहली यूनिट को उसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे और इसको पूरी तरह खत्म करके इनके 10 में से 10 नंबर लाने की कोशिश करेंगे। साथ में मैं एड ऑन क्या करने वाला हूं, जो कुछ यूनिट है उसमें मैं अपने कुछ साथियों, कुछ सहयोगियों को इस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला हूं, और वो 1-2 यूनिट आपकी कंप्लीट कराएंगे। मैं क्या करने वाला हूं, मैं साथ में एक और एडिशनल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा रोजाना, जिससे मेंस का ऐसा कोई यूनिट जो प्री और मेंस में कॉमन है, कॉपी होता है, वो हम आपको पढ़ाएंगे। अर्थात हम प्री और मेंस दोनों को साथ में कवर कर सकें, ऐसा 2 यूनिट मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर प्री के खत्म होने से पहले तैयारी कराने की कोशिश करूंगा। प्री का जो बचा हुआ यूनिट्स है वो भी हम इस पूरे प्लेटफॉर्म पर आपको निःशुल्क तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। अभी तक मेरा उद्देश्य था कि मैं एमपीपीएससी के लिए वो हिस्सा जो केवल नया जुड़ा हुआ है वो आपको निःशुल्क इस प्लेटफॉर्म पर तैयारी कराऊं, लेकिन अब मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैं लगभग अधिकांश सिलेबस आपको इस प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क उपलब्ध करा दूं। आज के लिए इतना ही, बहुत सारी बातें कर ली हम लोगों ने। मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये ईश्वर पूरी पृथ्वी का निर्माण किया है, हम सबका निर्माण किया है, वो जो कुछ करता है वो सब कुछ अच्छा करता है। इसी के साथ जो आज किया गया है, तारीख बढ़ाई गई है, ये सब हमारे लिए ही किया गया है, ये सब हमारे लिए पॉजिटिव है, इसे नेगेटिव लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो लोग तैयार नहीं थे वो अच्छे से तैयारी कर लें, और जो तैयार थे वो और अच्छे से पॉलिश कर लें, उनका सिलेक्शन कोई ना रोक पाए, ऐसी उनकी स्थिति हो। आज के लिए इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। सब लोगों को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।